डॉक्टर स्टोम अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो डॉक्टर स्टोम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर स्टोम ने कहा। मेजर जेम्स चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर साहब से बात करें। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, डॉक्टर स्टोम ने मुंह बनाते हुए कहा। हेलो, मेजर जेम्स बोल रहा हूं सर। चंद लम्हों बाद मेजर जेम्स की भारी सी आवाज सुनाई दी। यस, क्या हुआ है? क्या रिपोर्ट है? कोई खास बात? डॉक्टर स्टोम ने कहा। यस सर, एक मोटर बोट बहुत तेज रफ्तारी से मास्टर आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। इस पर 4 मर्द और 2 औरतें सवार हैं। ये सबके सब एग्रीमियन हैं। इनका रुख मास्टर आइलैंड की तरफ ही है। इस पर सयाहों का मखसूस फ्लैग भी मौजूद है। मेजर जेम्स ने कहा। तो फिर मैं क्या करूं? सयाह होंगे और घूम फिर कर वापस चले जाएंगे। डॉक्टर स्टोम ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा। ये सयाह नहीं है जनाब। इनके कदो कामत और तादाद बता रही है कि ये पाकिस्तानी एजेंट्स हैं। इन्होंने मेकअप किया हुआ है। आप आकर इन्हें देख लें। मेजर जेम्स ने बड़े हतमी लहजे में कहा। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर स्टोम ने कहा और रिसीवर रखकर उसने फाइल उठाकर मेज की दराज में रखी और उठकर वो ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक बंद दीवार के सामने पहुंच गया। उसने दीवार की एक मखसूस जगह पर अपना दायां हाथ रखकर उसे दबाया तो सरर की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से पटकर 2 हिस्सों में तकसीम होकर साइडों में सरक गई। दूसरी तरफ भी राहदारी थी। ये सिक्योरिटी एरिया था जो लेबोरेटरी से अलहदा था, लेकिन इस रास्ते को दोनों तरफ से खोला जा सकता था। डॉक्टर स्टोम राहदारी में चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ जहां दीवारों के साथ कई कद आदम मशीनें मौजूद थी और सामने कुर्सियों पर ऑपरेटर्स भी मौजूद थे। एक तरफ शीशे का दरवाजा था जिसके पीछे मेजर जेम्स का कंट्रोलिंग ऑफिस था। हॉल में मौजूद अफराद ने डॉक्टर स्टोम को बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में सलाम किया और डॉक्टर स्टोम सलाम का जवाब देता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। उसने शीशे वाला दरवाजा खोला तो अंदर मुस्ततिल शक्ल की बड़ी सी मशीन के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी उठ खड़ा हुआ। यह मेजर जेम्स था, चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज। मशीन के साथ एक छोटी सी मेज रखी हुई थी और मेज के पीछे 2 कुर्सियां मौजूद थी। क्या खतरा लाक हो गया है तुम्हें? डॉक्टर स्टोम ने मशीन की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी स्क्रीन पर समंदर और उसकी लहरें नजर आ रही थी, जिसमें एक छोटी सी मोटर बोट भी नजर आ रही थी। तशरीफ रखें, मैं बताता हूँ, मेजर जेम्स ने कहा और डॉक्टर स्टोम एक कुर्सी पर बैठ गया जबकि दूसरी कुर्सी पर मेजर जेम्स बैठ गया। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला था जिस पर बेशुमार छोटे बड़े और रंग बिरंगे बटन थे जिनमें से कई पर नंबर लिखे हुए थे। उसने एक नंबर को प्रेस किया तो यकलक स्क्रीन पर मंजर उभर आया। अब क्लोजअप नजर आ रहा था जिसमें एक मोटर बोट तैरती नजर आ रही थी जबकि समंदर पस मंजर में चला गया था। अब वहां कुर्सियों पर 4 मर्द और 2 औरतें बैठी नजर आ रही थी। एक आदमी साथ साथ कैप्टन के फराइज सर अंजाम दे रहा था। मोटर बोट पर सयाहों का मखसूस झंडा भी लहरा रहा था। क्या है इनके कदोकामत में? डॉक्टर स्टोम ने कहा। ये एजेंसियों के मखसूस लोग हो सकते हैं जनाब। मेरा तजुर्बा बता रहा है कि यही हमारे दुश्मन हैं और ये इस मोटर बोट पर मास्टर आइलैंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि जहां ये इस वक्त मौजूद हैं यहाँ किसी सयाह के विजिट के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। मेजर जेम्स ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे तजुर्बे को चैलेंज नहीं करता, लेकिन ये सैटेलाइट फायर रेस सर्कल से कितनी दूर हैं? डॉक्टर स्टोम ने कहा। अभी 10 मील दूर हैं। मेजर जेम्स ने सामने स्क्रीन पर गौर से देखते हुए कहा। तो अब इनका इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये सर्कल में आते हैं और कब तबाह होते हैं, डॉक्टर स्टोम ने कहा। इन्होंने सर्कल के करीब आते ही रफ्तार आहिस्ता कर ली है और एक आदमी नीचे से कोई प्याला उठा लाया है और अब ये प्याला इनके दरमियान में पड़ा है और यहाँ से नजर नहीं आ रहा कि इस प्याले में क्या है। मेजर जेम्स ने कहा। जो कुछ भी है अभी तबाह हो जाएगा, डॉक्टर स्टोम ने जवाब दिया। सर, 1 मिनट में नतीजा निकल आएगा, मेजर जेम्स ने कहा तो डॉक्टर स्टोम की नजरें स्क्रीन पर चिपक सी गई जिसमें मोटर बोट तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही थी। समंदर की लहरों की आवाजें भी पस मंजर में सुनाई दे रही थी। डॉक्टर स्टोम और मेजर जेम्स दोनों ने सांस लेने बंद कर रखे थे। उनकी नजरें स्क्रीन पर जैसे जम सी गई थी। वो पलके भी न झपक रहे थे कि यकलक एक धमाका सुनाई दिया और इसके साथ ही मोटर बोट इस तरह फिजा में उछली जैसे कोई मछली अचानक समंदर की लहरों से ऊपर फिजा में छलांग लगाती है।
इस तरह उछलने की वजह से मोटर बोट में बैठे हुए अफराद उछलकर कुर्सियों से फिसलकर मोटर बोट के अर्शी पर गिरे और फिर मोटर बोट वापस एक बार फिर समंदर पर गिरी और तेजी से आगे बढ़ने लगी, जबकि मोटर बोट के अर्शे पर गिरे हुए अफराद तेजी से उठकर दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए। वो एक दूसरे को देख रहे थे और उनके चेहरों से मसरत और कामयाबी नुमाया तौर पर झलक रही थी। ये क्या हुआ? इसे तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना चाहिए था, डॉक्टर स्टोम ने बड़बड़ाते हुए कहा। सर्कल भी मौजूद है, लेकिन मोटर बोट भी मौजूद है और आगे बढ़ रही है, मेजर जेम्स ने भी ढीले लहजे में कहा। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इसका मतलब है कि सैटेलाइट फायर रेस सर्कल नाकाम रहा है, डॉक्टर स्टोम ने कहा। नाकाम तो नहीं हो सकता, लेकिन नज़र ऐसे ही आ रहा है। अगर कोई मसला है तो भी अब क्रॉस फायर रेस सर्कल आ रहा है, ये इनसे तो किसी सूरत नहीं बच सकते, मेजर जेम्स ने कहा। हाँ देखो, डॉक्टर स्टोम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसका एतमाद अब पहले जैसा ना रहा हो, इसमें दरार आ गई हो। अगर ये इस सर्कल को भी उबर कर आते हैं। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर स्टोम ने कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर, मेजर जेम्स ने कहा। फर्ज करो अगर मुमकिन हो भी जाए तो फिर क्या करोगे तुम, डॉक्टर स्टोम ने कहा। घाट पर पहुंचकर जैसे ही आगे बढ़ेंगे इनका खात्मा हो जाएगा। पूरे घाट पर मौजूद मशीन गनों और बमों के जरिए इस पूरे ग्रुप को उड़ा दिया जाएगा, मेजर जेम्स ने कहा। हाँ, वैसे भी ये पूरे जजीरे पर फिरते रहे, ये लेबोरेटरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डॉक्टर स्टोम ने कहा। यस सर, मेजर जेम्स ने कहा और एक बार फिर दोनों की नजरें स्क्रीन पर जैसे चिमट गई, क्योंकि समंदर में पहले सर्कल की पट्टी नजर आ रही थी और मोटर बोट तेजी से उस सर्कल की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। लेकिन चंद लम्हों बाद मोटर बोट की रफ्तार यकदम इंतहाई आहिस्ता हो गई और फिर वह सर्कल की पट्टी के करीब रुक गई। कैप्टन ने उसे पट्टी की साइड पर किया और उठकर वो बोट के किनारे की तरफ बढ़ गया। उसके साथी उसके पीछे थे। ये क्या करना चाहता है, डॉक्टर स्टोम ने कहा। अभी मालूम हो जाता है सर, मेजर जेम्स ने कहा। मोटर बोट के कैप्टन ने किनारे पर जाकर नीचे झांका और फिर जेब से एक शीशे निकालकर उसका ढक्कन खोला और फिर उसे नीचे पानी की तरफ उलट दिया। बोतल में से स्याही माइल मादा निकलकर गिरा और फिर काली शीशी भी उस आदमी ने समंदर में फेंक दी और फिर वो सब वापस जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। वेरी बैड, रियली वेरी बैड, ये क्या हो रहा है, मेजर जेम्स ने यकलक ऊंची आवाज में कहा। क्या क्या हुआ है, डॉक्टर स्टोम ने चीखते हुए कहा। सर्कल खत्म हो गया है। हालांकि यहाँ से रेस मुसलसल डिलीवर हो रही है, लेकिन समंदर पर मौजूद सर्कल खत्म हो गया है। न जाने ये क्या हो रहा है, मेजर जेम्स ने कहा और फिर इससे पहले कि डॉक्टर स्टोम कोई जवाब देता, मोटर बोट एक झटके से आगे बढ़ी और सर्कल वाली पट्टी क्रॉस करके आगे बढ़ आई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है कि इनके पीछे कोई रेस पर अथॉरिटी साइंसदान है जिसने इन्हें कोई ऐसा केमिकल दिया है जो रेस को नाकाम कर रहा है, डॉक्टर स्टोम ने कहा। अब जजीरे पर पहुंचकर ही इनका खात्मा किया जा सकेगा, मेजर जेम्स ने कहा। क्या बाकी 2 सर्कल भी खत्म हो चुके हैं, डॉक्टर स्टोम ने चौंक कर कहा। हुए तो नहीं, लेकिन जिस तरह बड़ा सर्कल खत्म हुआ है, ये भी इस पुरअसरार केमिकल समंदर में डालने से खत्म हो सकते हैं, मेजर जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। मेरे ख्याल में इनके खात्मे के लिए तुम अपने आदमी मिसाइल गनों समेत घाट पर भेजो, जो दरख्तों की ओट लेकर इनकी मोटर बोट पर मुसलसल कई मिसाइल फायर कर दे। इस तरह इन शैतानों का खात्मा हो सकता है, वरना हो सकता है कि ये जजीरे पर मौजूद मशीन गनों और बमों को नाकारा करने का कोई केमिकल भी साथ लेकर आए हों, डॉक्टर स्टोम ने कहा। लेकिन फिर हमें रास्ता खोलना पड़ेगा, मेजर जेम्स ने कहा। तो क्या हुआ, अभी ये काफी दूर है। तुम अपने आदमी बाहर भेजकर रास्ता बंद कर दो, फिर जब ये हलाक हो जाए तो फिर रास्ता खोल देना, इनका खात्मा तो हो, डॉक्टर स्टोम ने कहा। यस सर, आपकी तजवीज़ दुरुस्त है, मेजर जेम्स ने कहा और मशीन की साइड से माइक खींचकर उसने मुंह से लगाया और उसका साइड बटन प्रेस कर दिया। जैगर सुनो, अपने साथ 2 आदमी और ले जाओ, सुपर 1 मिसाइल गने साथ लो और घाट पर पहुंच जाओ। वहां दुश्मनों की एक मोटर बोट तकरीबन पहुंचने वाली है। तुमने दरख्तों की ओट लेकर उन पर मुसलसल फायरिंग करनी है। जब तक इनके टुकड़े ना उड़ जाए तब तक मिसाइल हमला जारी रहेगा, मेजर जेम्स ने कहा। यस मेजर, दूसरी तरफ से आवाज माइक से सुनाई थी और मेजर जेम्स ने माइक की साइड पर लगा हुआ बटन प्रेस किया और माइक को वापस मशीन की साइड पर हुक करके उसने हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल नुमा आले की मदद से मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया।
स्क्रीन पर मंजर बदलने लगे। फिर एक मंजर और आ गया। ये एक रास्ते का मंजर था जो ऊपर की तरफ जा रहा था। इस पर 3 अफराद हाथों में मिसाइल गने उठाए ऊपर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। फिर वो बाहर निकल गए तो स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब वो तीनों जजीरे पर चलते हुए घाट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। फिर घाट पर पहलकर उन्होंने दरख्तों के चौड़े तनों की ओट ले ली। उनका रुख समंदर की तरफ था। ठीक है, अब मेन वे बंद कर दो, डॉक्टर स्टोम ने कहा। तो मेजर जेम्स ने मेन वे बंद कर दिया और एक बार फिर समंदर का मंजर उभर आया जिस पर पाकिस्तानियों की मोटर बोट तेज रफ्तारी से सफर करती हुई मास्टर आइलैंड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये जजीरे के करीब पहुंचने वाली है, अब ये लोग मिसाइलों से खत्म होंगे, मेजर जेम्स ने कहा। लेकिन चंद मिनट बाद वो बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या हुआ? साथ बैठे हुए डॉक्टर स्टोम ने चीख कर कहा। ये उगबी तरफ जा रहे हैं, घाट की तरफ नहीं आ रहे। मेजर जेम्स ने भी चीखते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम अपने आदमियों को कहो कि वो उगबी तरफ चले जाएं, डॉक्टर स्टोम ने कहा। तो मेजर जेम्स ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर तेजी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, मेजर जेम्स कॉलिंग, ओवर। मेजर जेम्स ने चीख चीख कर बार बार कॉल करते हुए कहा। यस सर, जैगर अटेंडिंग यू, ओवर। जैगर की आवाज सुनाई दी। मोटर बोट घाट की तरफ जाने की बजाय उगबी तरफ जा रही है, तुम भी उधर जाओ फौरन, दौड़ते हुए, ओवर। मेजर जेम्स ने कहा। यस सर, ओवर एंड ऑल, जैगर ने जवाब दिया। और इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया तो उसने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके मेज पर रखा और एक बार फिर स्क्रीन पर नजरें जमा दी जिस पर मोटर बोट तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। अब ये उकब में पहुंच रहे हैं, मेजर जेम्स ने कमेंट्री के अंदाज में कहा। तुम्हारे आदमी कितनी देर में पहुंचेंगे? डॉक्टर स्टोम ने कहा। कुछ देर तो बहरहाल लग ही जाएगी, पूरा जजीरा क्रॉस करके पहुंचना होगा, मेजर जेम्स ने जवाब दिया। स्क्रीन पर समंदर में दौड़ती हुई मोटरबोट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैगर और उसके साथी नजर नहीं आ रहे थे। मेजर जेम्स ने चंद बटन प्रेस किए तो स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से में जजीरे के ऊपर वाली सतह नजर आ रही थी जिसमें 3 आदमी हाथों में मिसाइल गने उठाए दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, और दूसरे हिस्से में समंदर में तेजी से आगे बढ़ती हुई मोटरबोट नजर आ रही थी। और डॉक्टर स्टोम और मेजर जेम्स अब होंठ पीछे बैठे ये तमाशा देख रहे थे। फिर मोटरबोट की रफ्तार आहिस्ता हो गई, लेकिन जैगर और उसके साथी अभी उकब से काफी फासले पर थे। मोटरबोट आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर अब जजीरे के करीब आ रही थी। यहाँ से इन पर फायरिंग नहीं हो सकती तो 2-3 मिसाइल फायर कर दो, डॉक्टर स्टोम ने कहा। उगबी तरफ मशीन गने नस्ब हैं और ना ही मिसाइल गने, क्योंकि घाट पर ही बोट्स लगती हैं, इसलिए सब कुछ घाट की तरफ ही है। अलबत्ता हमारे आदमी पहुंचकर मिसाइल फायर कर देंगे, मेजर जेम्स ने कहा। अब मोटर बोट जजीरे के पास पहुंचकर रुक गई है। कैप्टन का कैबिन बंद था और अर्शे पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। यूं लगता था जैसे मोटर बोट खाली हो। ये बोट तो खाली लगती है, ये लोग कहाँ गए? डॉक्टर स्टोम ने हैरान होते हुए कहा। फायरिंग के डर से छुपे हुए होंगे, मेजर जेम्स ने जवाब दिया। हाफ स्क्रीन पर जैकर और उसके साथी इसी तरह दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद मुसलसल भागने की वजह से उनकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी और वो सब अब इस तरह दौड़ रहे थे जैसे थक गए हों, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहे थे। अचानक मोटरबोट के अगले हिस्से से एक शोला सा उभरता दिखाई दिया और फिर ये शोला तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। फिर पलक झपकने में शोला मुड़ा और एक खौफनाक धमाके के साथ ही शोला जजीरे पर गिरा, और इसके गिरते ही उन्हें एक झटका सा लगा कि डॉक्टर स्टोम और मेजर जेम्स दोनों ही कुर्सियों समेत नीचे गिरते गिरते बचे। ये क्या हुआ? ये आग क्यों लग गई है? यकलक डॉक्टर स्टोम ने चीखते हुए कहा। ये आग कैसी है? ये तो मुसलसल फैलती चली जा रही है, मेजर जेम्स ने कहा। और उसी लम्हे यकलक एक और इंतहाई जोरदार धमाके के साथ इस कदर जोरदार झटका लगा कि इस बार मेजर जेम्स और डॉक्टर स्टोम दोनों कुर्सियों समेत उलटते हुए साइड दीवारों से टकराए और फिर चीखते हुए नीचे गिरे और साकित हो गए। इसके साथ ही एक और धमाका हुआ और इस सारे एरिया के फर्श में न सिर्फ बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, बल्कि फर्श काफी गहराई तक धंसते चले गए, और इसके साथ ही ऊपर मौजूद छत और साइड दीवारें भी नीचे फर्श पर आ गिरी। हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। स्क्रीन जोन में मौजूद तमाम अफराद मेजर जेम्स और डॉक्टर स्टोम समेत इस खौफनाक मलबे के नीचे दब चुके थे, शायद हमेशा हमेशा के लिए। इमरान और उसके साथी स्पेशल मोटर बोट पर जजीरे की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे थे। तुम सब नीचे कमरे में चले जाओ, मैं अब कैबिन के अंदर रहूंगा,
क्योंकि कैबिन खुसूसी तौर पर फायर प्रूफ और मिसाइल प्रूफ बनाया गया है और निचला कमरा भी फायर प्रूफ और मिसाइल प्रूफ है। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, क्या ये कमरे और कैबिन ही फायर प्रूफ है या पूरी मोटर बोट है? सफदर ने उठते हुए कहा, पूरी मोटर बोट फायर प्रूफ है, अलबत्ता कैबिन और निचला कमरा मिसाइल प्रूफ भी है। इमरान ने जवाब दिया, अगर पूरी मोटर बोट मिसाइल से उड़ा दी जाए और सिर्फ कैबिन और कमरा बच जाए तो इससे क्या फायदा होगा? तनवीर ने भी उठते हुए मुंह बनाकर कहा, मोटर बोट आम मिसाइलों से तबाह नहीं होती और अगर हो भी जाए तो निचला कमरा और कैबिन बच जाने का मतलब है कि मोटर बोट पर मौजूद इंसान फौरी मौत से बच जाएंगे। आगे उनकी किस्मत, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इस बार सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान साहब, आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? आपका प्रोग्राम क्या है? सफदर ने कहा, हमने सिर्फ जजीरे तक या उसके ऊपर नहीं पहुंचना, हमने जमीन दोस्त लेबोरेटरी में दाखिल होना है और इसीलिए मैंने खुसूसी तौर पर यह मोटर बोट मंगवाई है। इस पर हर तरह के ऐसे इंतजामात मौजूद है जिनसे हम लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इमरान ने कहा, तो फिर हम भी कैबिन में रहेंगे, ये इतना बड़ा है कि हम सब इसमें समा सके। जूलिया ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, वहाँ तुम जरा इजी होकर बैठते, यहाँ तंग होकर बैठोगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ तुम करोगे इसका हमें साथ साथ इल्म तो होता रहेगा। जूलिया ने कहा और फिर सबने इस कैबिन में ही बैठने को तरजीह दी और फिर वो एक दूसरे के साथ कुर्सियां खिसकाकर कुछ आगे और कुछ पीछे बैठ गए। जूलिया और सालेहा आगे बैठी थी, उनके उकुब में सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे। इमरान ने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर साथियों के सामने मौजूद बड़ी सी स्क्रीन ऑन कर दी। चंद लम्हों बाद सतह समंदर की लहरें और तेजी से करीब आता हुआ जजीरा दिखाई देने लगा। लगता है इमरान साहब खास इकदाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बता नहीं रहे। सफदर ने कहा, इससे पूछने का कुछ फायदा नहीं है, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। जूलिया ने जवाब दिया और सबने इस तरह सर हिला दिए जैसे वो जूलिया की बात की 100% तस्दीक कर रहे हों। जजीरा करीब आ रहा है, बोट का रुख घाट की तरफ है और हमें जजीरे से बाकायदा चेक किया जा रहा है। इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या जजीरे के ऊपर भी तंसीबियात मौजूद हैं जहां से हमें चेक किया जा रहा है? जूलिया ने कहा, नहीं, अलबत्ता दरख्त पर चेकिंग रिसीवर बांधे गए होंगे। बहरहाल मेरे पास चेकिंग कंप्यूटर मौजूद है जो बता रहा है कि रेस चेकिंग हो रही है। इमरान ने कहा, फिर तो हमें जजीरे से पहले समंदर में ही रोकने की कोशिश करेंगे। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ, इस तरफ से घाट आता है, लेकिन हम उगबी तरफ से जजीरे पर पहुंचेंगे क्योंकि उन्होंने घाट की तरफ ही इंतजाम कर रखा होगा और जब तक वो संभलेंगे हम काफी आगे बढ़ चुके होंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, अब तो आप हमें बता दें कि आप स्पेशल मोटर बोट से क्या करना चाहते हैं। सफदर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, बता देता हूँ। तुम्हें मिन्नतें करता देखकर सालिया ने ऐसा मुंह बनाया है जैसे उसे बेहद तकलीफ हो रही हो और छोटी बहन को तकलीफ नहीं दी जा सकती, इसलिए बता देता हूँ। इमरान ने कहा तो सालिहा ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया और सब हंस पड़े। जमीन दोस्त लेबोरेटरी में ताज़ा हवा खींचने के लिए रास्ते और पंखे वगैरह नस्ब होंगे। इस तरह गंदे और आलूदा पानी और सीवरेज की निकासी के लिए भी इंतजाम किए गए होंगे और जो रास्ते बनाए गए हों उन सबको जहन में रखकर इस मोटर बोट के फ्रंट की तरफ ऐसी मशीनरी नस्ब है जो ऐसे रास्तों को ट्रेस कर लेगी। इसके बाद इस ट्रेसिंग को एक कंप्यूटर में एडजस्ट किया जाएगा और फिर इस कंप्यूटर की मदद से खुसूसी मिसाइल फायर करके उन्हें उड़ा देंगे जो इन रास्तों को तबाह कर देंगे ताकि हम आसानी से अंदर दाखिल हो सके और ये सब कुछ चंद लम्हों में हो जाएगा। इमरान ने कहा, ओ ये इंतहाई जहानत की बात है, ऐसे रास्तों को सिर्फ ट्रेस करके उड़ाने की जरूरत थी। सफदर ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, इमरान साहब, ऊपर जजीरे पर भी तो ऐसे अफराद मौजूद होंगे जो मिसाइलों से बोट को तबाह कर सकते हैं और अगर बोट ही ना रही तो फिर? कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, इसके लिए हम पहले जजीरे पर रोस्टर शोले फायर करेंगे। ये अटैक शोला होता है जो चंद लम्हों में बड़े बड़े जंगलों को जलाकर राख कर देता है, इसे रोस्टर फायर कहते हैं। इस तरह जजीरे के ऊपर मौजूद दरख्त जलकर राख हो जाएंगे और वहां जो मशीनरी नस्ब होगी वो भी जल जाएगी और इंसान भी। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, इस बार तो आप बड़ी भयानक कार्रवाइयां कर रहे हैं। कैप्टन शकील ने कहा, इस बार उन्होंने हिफाजती इंतजाम ऐसे कर रखे हैं कि लेबोरेटरी पर हमला अब बका की जंग बन गया है, मारो या मर जाओ। इमरान ने जवाब दिया और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। अब हम तमाम सर्कल्स क्रॉस करके घाट के करीब पहुंच रहे हैं। आप सब लोग मजबूती से अपनी जगहों पर जमे रहो क्योंकि अब मैं अचानक बोट की रफ्तार बेहद तेज कर दूंगा।
इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर वाकई अचानक उन सबको एक जोरदार झटका लगा और वो अगर पहले से होशियार ना होते तो यकीनन कुर्सियों समेत नीचे गिर जाते। मोटर बोट की रफ्तार काफी तेज थी और उसका रुख भी मुड़ गया था। वो सब खामोश बैठे हुए स्क्रीन को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मोटर बोट की रफ्तार आहिस्ता हुई और फिर उसका रुख एक बार फिर मुड़ गया और अब जजीरा सामने नजर आ रहा था। इमरान ने मोटर बोट को जजीरे के करीब ले जाकर एक हैंडल को एक झटके से खींचा तो एक काफी बड़ा सा शोला फिजा में उड़ता वाज़ेह तौर पर दिखाई दिया और काफी बुलंदी पर जाकर ये शोला मुड़ा और फिर जजीरे की ऊपर वाली सतह जैसे आग के अलाव में बदल गई। ये अलाव कुछ देर तक नजर आया फिर खत्म हो गया। अब जजीरे की सतह स्याही माइल नजर आ रही थी। उसी लम्हे इमरान ने एक बटन प्रेस किया और फिर चंद लम्हे ठहर कर उसने यक्के बाद दिगरे कई बटन प्रेस कर दिए तो मोटर बोट को जोरदार यक्के बाद दिगरे 2 झटके लगे और खौफनाक धमाकों की आवाजें दूर तक जाती सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद खामोशी तारी हो गई